बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं और इसमें कोई भी चैप्टर आपका है तो पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसके बाद उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न ताकि ये चीजें आप पढ़ लें तो एग्जाम में आपका हिस्ट्री में 100 में 100 आए। तो इस क्रम में जो आपका दूसरा चैप्टर है राजा किसान और नगर, इससे इसका पूरा नोट्स मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा इसका रिवीजन हम लोग कर चुके हैं जिस रूप में प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आज बारी है इससे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में जिसके पूछे जाने की संभावना है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी क्लासेज आपका छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दी, उस प्लेलिस्ट में आप क्रम से चीजें देखकर समझ सकते हैं। और आपका पीछे का कोई भी क्लास छूटा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो जब खत्म होगा तो स्क्रीन पे आएगा लिंक, देख लीजिएगा। चलिए पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर आपका मॉडल पेपर वगैरह की शुरुआत करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि ये चीजें उसके बाद हम लोग प्रश्न की चर्चा करें। ऑब्जेक्टिव में सिखा चुका हूं, सब्जेक्टिव की बारी है तो ध्यान से सीखिएगा क्योंकि हिस्ट्री में आप चाहते हैं 100 में 100 स्कोर करना तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम चलेगा नहीं, आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न जो इस साल के लिए संभावित है इस चैप्टर से, प्रश्न कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो अपने को यहां से आंसर राइटिंग भी सीखना है कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, ये भी जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ OMR शीट कलर कर दिया आपको मिल गया नंबर, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको आंसर वगैरह लिखना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये सबसे जरूरी है। तो वो यहीं से आप सीखेंगे टू द पॉइंट कि क्या प्रश्न कह रहा है, क्या चीजें अपने को लिखना है। अब देखिए यहां पे क्या प्रश्न कहा कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मतलब कि आपको गोल गोल चीजें नहीं घुमाना है क्योंकि 2 अंक ये प्रश्न है। आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया 30 से 40 शब्द में उत्तर लिखिए, तो सीधे एग्जामिनर जानता है उसको मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने को परिचय देने की आवश्यकता नहीं, सीधे बोल रहा है कि प्रशासनिक मतलब वहां के प्रशासन, शासन प्रशासन किस रूप में चल रहा था वो बताइए, उसी से मतलब है। तो हम लोग पढ़े थे कि मौर्य वंश में, और अच्छा मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में किस पुस्तक से जानकारी मिलती है मैं आपसे पूछूं तो एक तो मेगास्थनीज की इंडिका है और एक सबसे चीज है जो ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ऑब्जेक्टिव के लिए था। और देख किस रूप में प्रशासन था तो उस समय मतलब कि प्रशासन कई स्तर पे डिवाइड था। एक पहला केंद्रीय स्तर पे शासन हो रहा था, केंद्र के स्तर पे, राजा के स्तर पे। दूसरा प्रांतीय विभाजन जो आप पढ़े थे मौर्य साम्राज्य को, जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ तो 5 प्रांतों में बांट के शासन वगैरह करा था, अशोक के समय भी व्यवस्था चल रहा था। नौकरशाह वगैरह था, मतलब कि जो भी चीजें देखना है हर एक पद था, पद के अनुसार सभी चीजें मतलब क्रिएट किया गया था। फिर आपका सैन्य व्यवस्था था उस समय का, ठीक है, सैनिक वगैरह का व्यवस्था और गुप्तचर विभाग। तो ये सभी मिलके आपके मौर्य समय के प्रशासन का संचालन करते थे। तो वही चीज आपको लिख देना है कि केंद्रीय शासन था, मतलब उसमें राजा सर्वोपरि था और उसको असीमित शक्ति का केंद्र था जो न्याय, सेना और कानून का प्रधान होता था। तो केंद्रीय शासन से चल रहा था। फिर आपका प्रांतीय विभाजन, मतलब साम्राज्य 5 प्रमुख प्रांत जो उत्तरा पंथ, अवंती पंथ, दक्षिणा पंथ, कलिंग और मगध में विभाजित है। ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसमें विभाजित था। कुशल नौकरशाही प्रशासन के संचालन के लिए अमात्य, महामात्य और अध्यक्ष का एक विशाल व्यवस्था था। सैन्य व्यवस्था मेगास्थनीज के अनुसार, वही मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके अनुसार सेना के नियंत्रण के लिए 6 समितियां जिसमें 30 सदस्य होते। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि मौर्य साम्राज्य में सेना के नियंत्रण के लिए कितनी समितियां थी तो 6 समितियां थी। और कितने सदस्य होते थे तो 30 सदस्य होते थे। गुप्तचर विभाग था, गुड पुरुष या गुप्तचर पूरे साम्राज्य में फैले होते थे। जो राजा को, मतलब कि जो आज भी होता है गुप्तचर विभाग, उस समय समझे चला रहा है कि वो आंतरिक गतिविधि के बारे में, कोई राजा के बारे में क्या सोच रहा है या कोई चीजें राज्य में विद्रोह वगैरह करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, सभी आकर गुप्तचर विभाग था जो राजा को जानकारी देते थे। बाकी चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़े, अभी सीखना है प्रश्न आएगा तो उस चैप्टर से किस रूप में उत्तर लिखना है, ठीक। आपने ये प्रश्न समझा। दूसरा प्रश्न इस साल के लिए सबसे संभावित है कि अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आप जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक अपना धम्म बनाता है, तो उसका धम्म बौद्ध धर्म अपनाता है, उसको धम्म बोलता है। तो उसकी धम्म में क्या चीज है तो नैतिक चीजें वो समझा रहा था, बड़ों का आदर करना, अहिंसा अपनाना, धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों के प्रति आदर। तो इसीलिए अशोक का धम्म काफी, मतलब समझेंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा था। तो इसीलिए अशोक का धम्म उसमें काफी फेमस हुआ। तो उसमें क्या क्या उसकी विशेषता थी तो सबसे पहला विशेषता था अशोक के धम्म का नैतिक आचार संहिता। अशोक का धम्म कोई नया धर्म
नहीं बल्कि मानव जीवन को उन्नत बनाने के नैतिक समूहों का एक मतलब कि नियम था, जिसके आधार पर मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। उसके बाद बड़ों का आदर, तो अशोक का धर्म में सिखाता था कि माता पिता, गुरुजन और वृद्धों का सम्मान करना धर्म का सबसे पहला और अनिवार्य नियम था। अहिंसा की नीति, जीव के प्रति दया भाव रखना और किसी भी जीव की हत्या या बलि न देना इसकी प्रमुख विशेषता था, मतलब अहिंसा पे जोर देता था अशोक का धर्म। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म के प्रति आदर भाव रखना और किसी की निंदा न करना इसमें शामिल था धार्मिक सहिष्णुता में। फिर आपका सत्य और पवित्रता, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सत्य और पवित्रता, वाणी की मधुरता, मतलब अपने वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाना, व्यवहार में सत्यता लाना और आंतरिक पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य था। तो अशोक का धर्म कुछ नया नहीं था, पुराने धर्म से ही था, बौद्ध धर्म और आपके हिंदू धर्म का सम्मिश्रण था, लेकिन उसमें मानव जीवन को कैसे नैतिक रूप से उत्कृष्ट बना सकते हैं इस पे पूरा जोर दिया गया था। तो ये आपने प्रश्न समझा। चलिए अगला प्रश्न जो इस साल के लिए संभावित है इस चैप्टर से, वो है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन कौन से उपाय किए। तो देखिए अशोक जो है धर्म प्रचार के लिए विदेश की यात्रा किया, फिर धर्म महामातों की नियुक्त किया जिनका काम था अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार करना, शिलालेख अभिलेख के माध्यम से हर जगह अपना संदेश खुदवाया। तो ये सभी आपको लिख देना है आंसर में। मैं फिर रिपीट करूंगा कि चीजें मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, इसलिए सिर्फ हम लोग प्रश्न उत्तर पे फोकस है। तो धर्म महामातों की नियुक्ति किया। धर्म महामात कौन थे? जो धर्म के प्रचार के लिए अधिकारी का काम करते थे। समाज में नैतिक मूल्य के प्रसार और धर्म की देखरेख के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया। शिलालेख और स्तंभ लेख, धर्म के सिद्धांतों को पत्थर और विशाल स्तंभ पर आम जनता की भाषा प्राकृतिक ब्राह्मी में खुदवाया, ये भी हम लोग पढ़े थे। धर्म यात्राएं, अशोक ने स्वयं शिकार और मनोरंजन यात्राओं को त्याग कर लोक कल्याणकारी धर्म यात्राएं प्रारंभ की। विदेश में प्रचारक भेजा, वो उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका तथा अन्य दूतों को सीरिया, मिस्र और यूनान में भेजा था अपने धर्म के प्रचार के लिए। जन कल्याणी कार्य किया, जैसे सड़क का निर्माण कराया, कुआं खुदवाया, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाकर उदाहरण प्रस्तुत किया। इसका धर्म जो है नैतिक मूल्य पर है और मानव के लिए है। ये पूरा अशोक की धर्म की विशेषताएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र का विवरण दीजिए। ठीक है, तो मेगास्थनी जो आया था आपके इंडिका पुस्तक में, उसने पाटलिपुत्र की वैभवता का वर्णन किया कि पाटलिपुत्र कैसे उसमें किला से था घिरा हुआ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह उत्कृष्ट था, लोगों का जीवन कैसा था, ये सभी चीजें बताया है। तो वहीं आपको अपने आंसर में लिखना है कि विशाल नगर, मतलब इसके अनुसार आपके मेगास्थनीज के अनुसार, इंडिका पुस्तक के अनुसार, यूनानी राजदूत के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा, उस समय सबसे बड़ा भव्य और समानांतर चतुर्भुज आकार का नगर था। फिर सुरक्षा का इसमें भी व्यवस्था था कि नगर के चारों ओर लकड़ी की एक विशाल दीवार था जिसमें 570 बुर्ज और 64 प्रवेश द्वार बने हुए थे। सुरक्षा खाई, लकड़ी की दीवार के बाहर 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी पानी से भरी खाई सुरक्षा के लिए खोदी गई थी। राजप्रसाद महल, चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से लकड़ी का बना था जिसकी नक्शी और भव्यता सूसा या एक बटना से भी श्रेष्ठ, मतलब काफी सुंदर इसका महल था। नगर प्रशासन, पाटलिपुत्र का प्रशासनिक संचालन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 अलग अलग समितियों में विभाजित था। मतलब कि उस समय मेगास्थनीज के अनुसार भारत के सबसे समृद्ध और सबसे सुरक्षित और सबसे भव्य शहर कौन था? पाटलिपुत्र था, जो उस समय मगध की राजधानी हुआ करता था। तो ये आपको पूरा इस तरह अपने उत्तर में लिखना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था जो है किस रूप में चलता था, तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि मौर्य काल में आपका कृषि प्रधान था। कृषि पे सरकार 1/4 भाग टैक्स लगाता था, जो इस पे छूट वगैरह भी मिलता था आपातकाल की स्थिति में। तो मुख्यतः कृषि से टैक्स लेना, सिंचाई व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, ये सब हम लोग पढ़े हैं। अब उस चीज को उत्तर में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख सा मतलब की चीजें क्या था, जिसपे टिका हुआ था कृषि की प्रधानता। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भूमि पर राज्य और किसान दोनों का अधिकार होता था। इस तरह लिखेंगे, पूरा अंक मिलेगा आपको। फिर भू राजस्व टैक्स लिया जाता था।
उपज का 1/6 या से 1/4 भाग और बलि के रूप में राज्य द्वारा लिया जाता था, जो आय का मुख्य स्रोत था। सिंचाई व्यवस्था, राज्य द्वारा सिंचाई के विशेष प्रबंध किए थे। जैसे सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात में है। जो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल था, उसने कराया था। और सिंचाई कर जो है उदक भाग लिया जाता था। मुद्रा प्रणाली, व्यापार में राजकीय चांदी के आहत का सिक्का, जिसे करसापन भी कहा जाता है, इसके बड़े पैमाने पर प्रचलन था। तो आहत कौन थे, तो चांदी के सिक्के। उद्योग और व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण और धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था। अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार चरम पे था, मतलब अपने देश में भी ये चीजें भेजा जाता था और विदेश के साथ भी व्यापार होता था। ये सभी डिटेल में पढ़े हैं किस किस देश से व्यापार होता था, इसीलिए डेली क्लासेस देखिएगा तो चीजें आपको और समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम लोग किस रूप में प्रश्न आएगा और जो पढ़े हैं उससे उत्तर कैसे लिखेंगे ताकि पूरा अंक मिले, इसी पे फोकस है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के विकास के कारण बताइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में नगर का विकास होना शुरू हुआ। ये क्यों हुआ, तो सबसे था कि लोहा का व्यापक प्रयोग हो रहा था। उसके साथ साथ कृषि जो है अब सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए नहीं होता था। उस मतलब लोग को जब खाने से अधिक होगा तो लोग उसको कहीं ना कहीं सेल करने के लिए मार्केट खोजेंगे। तो जब भी अर्थव्यवस्था उन्नत पे होता है तब शहर का विकास शुरू होता है। तो यही सब कारण था। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है सबसे पहले कि लोहा का व्यापक प्रयोग, लोहे के उपकरण से कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे अधिकांश अनाज शहरों तक पहुंचा। ठीक है, मतलब जो अधिशेष अनाज था, मतलब जो भी खाने से ज्यादा था, उस शहर तक पहुंचाया गया। द्वितीय नगरीकरण, कृषि अधिशेष और जनसंख्या वृद्धि ने गंगा घाटी में नए नगरों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार और वाणिज्य, आंतरिक और बाह्य व्यापार मार्ग उत्तरापथ और दक्षिणापथ के विकास के व्यवसायिक केंद्र नगर बन गए। सिक्कों का प्रचलन, आहत सिक्के के आगमन से वस्तु विनिमय आसान हुआ और नगरीय विनिमय को गति मिला। राजनीतिक केंद्र, महाजनपदों की राजधानियां जैसे राजगीर, श्रावस्ती, चंपा प्रशासनिक और सुरक्षा कारण से बड़े शहरों में बदल गई। तो ये सभी प्रमुख कारण था नगर के उदय का। तो इस तरह आपको उत्तर अपना लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि जनपद और महाजनपद में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जनपद जो होता था मतलब कि समझिए एक छोटा सा चीज है, ये इलाका हो गया, और कई जनपद मिला के महाजनपद होते थे। तो आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो हर दृष्टिकोण से आप अंतर बताइएगा ताकि एग्जामिनर आपको पूरा अंक दे। तो आकार और भौगोलिक क्षेत्र में, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहां किसी कुल या जन से पैर रखा हो, मतलब छोटा क्षेत्र, जबकि महाजनपद कई जनपद को मिलाकर एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता था। राजनीतिक संगठन के स्तर पे देखें तो जनपद जो है कबीलाई शासन या शुरुआती राज्य थे, जबकि महाजनपद पूर्णतः संगठित शक्तिशाली राजतंत्र या सुदृढ़ गणतंत्र थे। सैन्य और प्रशासनिक शक्ति के स्तर पर देखें तो जनपदों के पास अस्थायी विशाल सेना नहीं होती थी, जबकि महाजनपद के पास विशाल अस्थायी चतुरंगनी सेना और मजबूत किलाबंदी होती थी। संख्या और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर अंतर समझे तो जनपद की संख्या अनगिनत थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी के में प्रमुख 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। तो ये भी पूछता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहां पे है, तो अंगुतर निकाय में। किनका ग्रंथ है, तो बौद्ध का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण का वर्णन करें। तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि मगध साम्राज्य मतलब 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर कैसे हो गया। तो एक तो मगध जनपद के पास पूरा आपका जो राजगिरी वाला पूरा जंगलीय क्षेत्र था, तो उसे हाथी वगैरह मिल जाता था, लकड़ी वगैरह मिल जाता था, तो हाथी वगैरह युद्ध लड़ने में सैन्य शक्ति मजबूत हुआ। लोहा वाला क्षेत्र था मगध के पास, तो लोहा से आपका कृषि का औजार, सेना के लिए उपकरण, तो सैन्य शक्ति अच्छा हुआ। तो आपका पूरा गंगा और सोन नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र था, जहां पे अनाज वगैरह काफी उपजाऊ, मतलब भूमि था, अनाज वगैरह अधिक हो रहा था। तो यही चीजें, सैन्य शक्ति अच्छा हो गया, सुरक्षा दृष्टि से बढ़िया जगह पे था, उसके साथ अनाज वगैरह जाता, मतलब इकोनॉमी भी मजबूत हो गया, तो कोई भी देश उत्कृष्ट होगा ही। तो वही चीजें आपको लिख देना है अपने उत्तर में कि भौगोलिक स्थिति, मगध की दोनों राजधानियां सुरक्षित थी, राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी और पाटलिपुत्र नदी गंगा और सोन के जलदुर्ग से सुरक्षित था। लोहा की खदानें, जो अभी मैं समझा रहा था, आधुनिक झारखंड बिहार क्षेत्र में प्रचुर लोहा की खदानें थी, जिससे उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र और कृषि उपकरण बनाना संभव हुआ। उर्वर जलोढ़ मैदान, गंगा और सोन नदी की उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि उत्पादन अधिक था, जिससे प्रचुर राजस्व मिलता था। सेना में हाथियों का प्रयोग, मगध के जंगल में प्रचुर मात्रा में हाथी मिलते थे, जिनसे युद्ध में किला को तोड़ने और इसमें अच्छा भूमिका निभाते थे। महत्वाकांक्षी शासक आए, बिंबिसार आए,
या अजातशत्रु, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पराक्रमी शासक के कुशल नेतृत्व मगध को मिला, इसलिए मगध उत्कृष्ट हो गया सभी 16 महाजनपद में। चलिए अगला जो प्रश्न है इस चैप्टर से वो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताइए। ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में आप देखिए उसका पहला ही शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने घनानंद को पराजित किया, अशोक हुआ, काफी मतलब महत्वपूर्ण शासक हुए, फिर भी इसका पतन क्यों हो गया, इससे प्रश्न है। तो मैं फिर आपको रिपीट, कोई भी चैप्टर में सिर्फ अभी आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस रूप में आएगा, किस तरह उत्तर लिखना है। तो पूरा चैप्टर में हम लोग डिटेल में चीजें समझे थे, इसलिए सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे करा चुका हूं। इस तरह पूरा हिस्ट्री हम लोग समाप्त करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि अशोक की मृत्यु जब होता है तो उसके बाद कुणाल, दशरथ जैसे उत्तराधिकारी निर्बल थे जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं सके। अत्यधिक केंद्रीकरण, संपूर्ण शासन व्यवस्था राजा पर निर्भर था, प्रांतीय गवर्नर की मनमानी और विद्रोह पर नियंत्रण कमजोर हो गया। आर्थिक संकट, विशाल सेना और प्रशासनिक अमले को बनाए रखने के लिए तथा धन दान के कारण राजकोष जो अशोक धम चलाया था उसमें काफी दान देता था, जिससे राजकोष घाटे में चल रहा था, खाली हो गया था। अहिंसक नीति, अशोक की युद्ध त्याग की नीति से सेना की युद्धक क्षमता और तत्परता धीरे धीरे कम हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह, अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की उसकी ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, जिसे मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। तो ये पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने। जो कौन था, तो मौर्य वंश का जो बृहदर्थ था इसका ही सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक महत्व बताइए। अर्थशास्त्र मतलब वही अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की रचना थी उसका ऐतिहासिक महत्व पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य अर्थात कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास, राजनीतिक और समाज को जानने का सबसे परिमाणिक ग्रंथ है। राजनीतिक विज्ञान का दर्पण, इसमें राजा के कर्तव्य, सप्तांग सिद्धांत, विदेश नीति और कूटनीति का विस्तृत सैद्धांतिक वर्णन मिलता है। प्रशासनिक ज्ञान, मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय, प्रांतीय, नगरीय और सैन्य प्रशासन की वास्तविक नियमावली इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। आर्थिक विवरण, तत्कालिक कर प्रणाली, कृषि उद्योग, व्यापारिक मार्ग और राजकीय राजकोष के प्रबंधन की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का इस प्रकार इतिहास में काफी मतलब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, खासकर मौर्य साम्राज्य के समय की जानकारी के लिए। सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख सभी इसमें मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि अशोक के अभिलेख का क्या महत्व है। ठीक है, तो अशोक का जो अभिलेख था तो उसमें सबसे पहला तो उसका ये महत्व है कि वो पहला लिखित साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। दूसरा, अशोक क्या चीजें था ब्राह्मी और खरोष्टि में लिखवाया था, तो क्या कहना चाहता था, प्रजा को क्या संदेश देना चाहता था, वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया तो उसे उस समय के इतिहास की सटीकता की जानकारी मिलता है। तो लिपि आपका अशोक के अभिलेख का इस प्रकार काफी महत्व है। तो वही चीजें उत्तर में आपको लिखना है कि प्रथम लिखित साक्ष्य, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने पत्थर और स्तंभ के माध्यम से प्रजा को सीधे संबोधित किया। साम्राज्य की सीमा का निर्धारण, ये अभिलेख जिस स्थान से प्राप्त हुए हैं उसे मौर्य साम्राज्य के विस्तृत भौगोलिक विस्तार का प्रमाणिक जानकारी मिलता है। भाषा और लिपि का ज्ञान, अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे जो प्राचीन भाषा विद्वान के विकास को दर्शाते हैं। धर्म और लोक कल्याण, इस अभिलेख से अशोक की धार्मिक विचार, सहिष्णुता भावनाएं और परोपकारी नीति की स्पष्ट जानकारी मिलता है। तो ये सभी अशोक के अभिलेख की विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो मौर्य काल के समय जो कृषि व्यवस्था थी उसमें देखिए भूमि को कई भागों में बांटा गया था, विविध फसल वगैरह मतलब कि होता था, उस समय सिंचाई की व्यवस्था उत्कृष्ट पे थी। तो वही चीजें आपको लिखना है। सीता भूमि, राजकीय नियंत्रण वाली कृषि भूमि को क्या कहते हैं, सीता कहा जाता था। ये प्रश्न पूछेगा कि मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ है। तो जो राजकीय जिस पर राजा का नियंत्रण था उस भूमि को क्या कहते थे, सीता, जिसकी देखरेख सीता अध्यक्ष नामक विशेष अधिकारी करता था। दासों का प्रयोग, राजकीय खेती पर दासों, कैदी और वेतनभोगी मजदूरों से बड़े पैमाने पर खेती कराई जाती थी। विविध फसल, मौर्य काल में धान, गेहूं, जौ, दाल और गन्ने की उन्नत खेती की जाती थी। धान की रोपाई प्रणाली विकसित हो चुकी थी। अकाल राहत, राज्य के पास अनाज की सुरक्षा भंडार अन्नागार होता था जो अकाल या सूखे के समय किसानों के मदद के लिए खोल दिया जाता था। तो ये चीजें आपको लिखना, आपका पूरा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न इस चैप्टर से कि ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
तो उस समय भी चैप्टर पढ़ते समय हम लोग पढ़े थे कि गांव मतलब छोटी स्तर पे भी प्रशासन का व्यवस्था था, उस समय भी मुखिया वगैरह होते थे, हर चीज मतलब उस समय भी था ये चीजें। ग्रामीण जो प्रशासन अभी देखते हैं उसी से मिलता जुलता। तो वही चीज आपको लिखना है कि सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे बुनियादी और जमीनी इकाई क्या था? गांव था, जो आत्मनिर्भर संगठन के रूप में कार्य करती थी। ग्रामीण मुखिया, गांव के प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामीण, जो ग्रामीणों द्वारा चुना जाता था। और राजा मतलब कि वो राजा और गांव के बीच में कोऑर्डिनेटर का कार्य करता था। गोप और स्थानिक, 5 से 10 गांव के समूह का हिसाब किताब रखने के लिए गोप नामक मध्यवर्ती अधिकारी नियुक्त होता था। स्थानीय विवादों का निपटारा, गांव के वृद्धों की एक परिषद होती थी, ग्राम वृद्ध, जो छोटे मोटे झगड़ा, भूमि संबंधी विवाद पर फैसला करती थी। जब यहाँ पे फैसला नहीं होता तब राजा के पास जाता था चीज। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश डालें। तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि मौर्य काल में एक तो आंतरिक व्यापार चल ही रहा था, विदेशों के साथ भी अच्छा खासा व्यापार था। वही चीजें उत्तर में लिखना जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पुण्या अध्यक्ष, संपूर्ण व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों पर नियंत्रण रखने वाले सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? पन्या अध्यक्ष कहते। पूछेगा पन्या अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो जो सब गतिविधि पे नजर रखेगा, मतलब व्यापार में सबसे ऊपर का जो अधिकारी था। प्रमुख व्यापारिक मार्ग, उत्तरापथ तक्षशिला से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त तक आंतरिक व्यापार का मुख्य जीवन रेखा था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था, सिल्क रोड और जलमार्ग के माध्यम से सीरिया, मिस्र, यूनान और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मसाले और वस्त्र का व्यापार होता था। श्रेणी संगठन, व्यापारियों और कारीगरों को अपने मजबूत संघ थे, जिसे श्रेणी कहा जाता है, जो गुणवत्ता और मूल्य तय करते थे। मतलब पूरा व्यापारियों का भी उस समय व्यापार संगठन भी था। ये भी हम लोग पढ़े थे कि उन लोगों का यही काम था कि पूरा कितना में कोई प्रोडक्ट बेचना है, किस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या रखना है, फिर व्यापारियों के अधिकार के लिए कुछ मांग करना है, तो वो सब चीजें करना। पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन कीजिए। तो पाटलिपुत्र का काफी महत्व था। एक तो साम्राज्य की वो राजधानी थी, यह हर्यक वंश से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य तक भारत की महान राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र था। उसका जल दुर्ग से वो सुरक्षित था। गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित होने के कारण इसे अभेद्य जल दुर्ग माना जाता था। व्यापारिक चौराहा, यह जल और थल दोनों मार्ग का मिलन बिंदु था, जिससे देश का आर्थिक और व्यावसायिक नियंत्रण यहीं से होता था। सांस्कृतिक केंद्र, बौद्ध धर्म की तृतीय संगति का आयोजन यहीं हुआ था। आप जानते हैं बौद्ध धर्म का जो तृतीय संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। प्राचीन विद्या और संस्कृति का एक प्रख्यात केंद्र था। आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तीनों संगति के बारे में है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? देखिए, अशोक को महान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अशोक तो एक तो अपने मौर्य साम्राज्य को काफी मतलब कि एक ताकतवर राजा था और मौर्य साम्राज्य को काफी उन्नति की ओर लेकर गया, साम्राज्य का भी काफी विस्तार किया। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसका जब मतलब हृदय में परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म अपनाया, अपना धर्म चलाया, तब से वो एकदम उदार भावना वाला राजा हो गया। मतलब जिस तरह आवश्यकता था, यानी अशोक सिर्फ एक राजा, मतलब काफी राजा पहले दुराचारी होते थे, लेकिन अशोक के पास क्या था कि राज कल्याण, लोक कल्याण के लिए कार्य करता था, इसीलिए अशोक को कहते हैं अशोक महान। तो वही चीजें उत्तर में आपको लिखना है कि विजय से धम विजय। कलिंग युद्ध की भीषण हिंसा के बाद विजय की नीति को हमेशा के लिए त्याग कर नैतिक विजय अर्थात कि धम विजय का मार्ग चुना। प्रजा को संतान मानता था। अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, जो उनके उच्च लोक कल्याणकारी आदर्श को दिखाता है। विश्व शांति का अग्रदूत, युद्ध की पूर्ण परित्याग कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और प्रेम का संदेश फैलाने वाले वे इतिहास के अनूठे राजा था। धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध होने के बावजूद उन्हें सभी संप्रदाय जैसे आजीवक को भी दान दिया और आदर किया। मतलब धार्मिक में ये नहीं कि सिर्फ मैं बौद्ध धर्म से हूं, मतलब कोई भी धर्म से हूं तो दूसरे धर्म को दबा रहा हूं, ये सब क्वालिटी उसमें नहीं था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो मौर्य काल के समय जब हम लोग समाज के बारे में पढ़े थे तो पढ़े थे कि उसमें 7 जातियां थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कर्म के आधार पर 7 वर्गों में, एक दार्शनिक थे जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना चीजें, किसान थे जो खेती वगैरह करे थे, अहीर थे, कारीगर थे, सैनिक, निरीक्षक, सभासद में बांटा है। किसानों की बहुलता, समाज में सबसे बड़ी संख्या में किसान ही थे जो शांतिपूर्वक गांव में खेती करते थे और युद्ध से दूर रहते थे। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। उच्च कुलीन स्त्रियां अंगरक्षिका और गुप्तचर के रूप में भी कार्य करती थी। नैतिक जीवन, समाज में चोरी बहुत कम होती थी, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे और सत्य बोलना सामाजिक
मर्यादा था। तो इस मन प्रकार में मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो मिला है उस समय के समाज के बारे में, तो आपको उत्तर में लिखना है। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख की भूमिका बताइए। मतलब भारतीय इतिहास का जब पुनर्निर्माण हो रहा था तो अभिलेख किस प्रकार उसमें उपयोगी सिद्ध हुए, तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वही चीजें लिखने का। अभिलेख पहले लिखित साक्ष्य थे, जिसमें एक्चुअल में पता चला कि उस समय राजा कैसे संवाद करता था, राजा की मंशा क्या थी, क्या समाज में चल रहा था, क्या राजा संदेश देना चाहता था, ये सभी चीजें अभिलेख के माध्यम से ही मिलता है। वही चीज आपको लिखना है कि सटीक तिथि क्रम, अभिलेख में राजाओं के राज्याभिषेक और महत्वपूर्ण घटनाओं के वर्ष लिखे होने से इतिहास का कालक्रम निश्चित होता है। सत्यता और विश्वसनीयता, ग्रंथों की तुलना में पत्थर या ताम्र पत्र पर लेख लिखने के बाद में हेर फेर करना असंभव होता था, अतः यह अत्यधिक विश्वसनीय है। वंश वृक्ष की जानकारी, गुप्त और मौर्य शासक के वंशावली, उनके पूर्वजों के नाम और वैवाहिक संबंधों की पुष्टि अभिलेख जैसे पर्याग प्रशस्ति से होती है। धार्मिक एवं आर्थिक नीति, राजा किस धर्म की संरक्षण दे रहा था या किस गांव को कर मुक्त कर रहा था, इसका स्पष्ट परिणाम मिलता है। मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट जानकारी उसमें मिलता है आपका। अगला प्रश्न है, किसान और राज्य के बीच संबंध का वर्णन करें। ठीक है, किसान और राज्य के बीच में उस समय काफी अच्छा संबंध था। एक तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसानों का काम था सिर्फ खेती करना युद्ध से दूर, और उनकी सुरक्षा और युद्ध वगैरह का काम था आपका राज्य का, और राज्य बदले में टैक्स लेता था। तो वही चीजें आपको लिख देना है। ये पारस्परिक निर्भरता, राज्य की वित्तीय ताकत किसानों से मिलने वाले करों भाग पर निर्भर था, जबकि किसान सुरक्षा के लिए राज्य पर निर्भर थे। राजकीय सहायता, संकट, सूखा या अकाल के समय राज्य किसानों के बीज, बैल और धन की अग्रिम सहायता मतलब कि ऋण वगैरह प्रदान करते थे। उत्पीड़न और पलायन, यदि राजा या कर अधिकारी अत्यधिक दमनकारी या लालची होते थे तो किसान अपनी भूमि छोड़कर जंगल में पलायन कर जाते थे। सिंचाई सहयोग, राज्य बड़े बांध और नहर का निर्माण कराता था जिससे कृषि उपज बढ़ती थी और किसान शहर से अतिरिक्त कर देते थे। मतलब पूरा टैक्स वाला सिस्टम था और उसी रूप में नाता भी था। अगला प्रश्न देखिए, कर राजा किसान और नगर अध्याय का सारांश, मतलब ओवरऑल चीजें आप ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसका कालखंड कब माना जाता है, तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, लगभग 1200 वर्षों का इतिहास का ये पूरा चैप्टर जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। राजनीतिक परिवर्तन की, इस कालखंड में 16 महाजनपद का जो उदय हुआ जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली बना, और अभिलेख और किस प्रकार प्रथम जो अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई इसके बारे में हम लोग पढ़े। आर्थिक प्रगति की, लोहे से कृषि का उपकरण के प्रयोग से फसल का उत्पादन बढ़ा। फिर आपका द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि पहला नगरीकरण कब था, हड़प्पा सभ्यता के समय, और व्यापारिक मार्ग की शुरुआत हुआ। फिर ऐतिहासिक साक्ष्य, किस तरह इतिहास को जानने का मतलब उसमें स्वर्णिम काल चल रहा था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख वगैरह से इस काल के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, फिर आपका 16 महाजनपद के बारे में, फिर मौर्य वंश के बारे में जो चीजें मैंने पढ़े हैं वो लिखना है, अशोक का राज्याभिषेक, अभिलेख की खोज, फिर प्रमुख कर व्यवस्था, ये सभी चीजें मतलब जो भी चैप्टर में पढ़े हैं सारांश में वही होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, आज सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग देख चुके हैं। अगले वीडियो क्लास में मिलेंगे तो अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और ये सभी नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल कुछ भी आप चलाते होंगे, सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सभी सोशल मीडिया हैंडल पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।